पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आवरण हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल आते हैं, जीव मंडल, जैव मंडल, ये सब मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। जीव मंडल में पेड़ और पौधे और जंतु दोनों आते हैं और स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल आते हैं। जल मंडल में हिमनद, झील, नदी, सागर आते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठन हैं: भौतिक या अजैविक संगठन, स्थल, वायु, जल। जैविक संगठक, पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव। ऊर्जा संगठक, सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अतः पर्यावरण कई संगठकों से मिलकर निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीव के चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधक के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नता पाई जाती है। जीव का पर्यावरण, वृक्ष का पर्यावरण। जीव का पर्यावरण लघु है, इसका बृहत स्तर। पर्यावरण की विभिन्नताएं कारण जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर। इसके कारक संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण के संगठक भौतिक, जैविक, ऊर्जा, भूतापीय। भौतिक में स्थल, वायु, जल आते हैं और जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव। पर्यावरण और उसकी संरचना। पर्यावरण से तात्पर्य है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं वस्तुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी, भौतिक, जैवीय व सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतर संबंधित होते हैं। ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण
किससे बनता है? जीवीय घटकों से, बी भू आकृतिक संगठकों से, या सी जैविक संगठकों से, या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण जैविक संगठकों से, भू आकृतिक संगठनों से, अजैव संगठनों से, ये तीनों से बनते हैं, उपयुक्त सभी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तत्वों से इनकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, जैविक और अजैविक संगठन, स्थल, वायु, जल। जैविक संगठक पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा संगठक सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण एवं उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुद्दा सतत विकास था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति को अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम पहले प्रकृति की समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास का जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं, जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं के अंतर्गत ये हैं। विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं का रूपरेखा तैयार की जाती है। आते हैं क्वेश्चन पे। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।
धाड़ीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो ये सभी हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। साथ ही आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीयकरण दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास का जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतरक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होता है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 पादप इस CO2 ग्रहण करते हैं। कार्बनिक यौगिक जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन तथा विघटन द्वारा। फिर से ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 में प्रवेश करता है। ये CO2 फिर कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बोनेट, इससे कार्बनिक यौगिक जंतु से पेट्रोलियम मिलता है। कार्बनिक यौगिक पादप से कोयला। वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बोनेट, पानी में चूना पत्थर। प्रकृति में कार्बन चक्र का ऐसे होता है। ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी की बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप से ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी पाया जाता है। कार्बन जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में ध्रुवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जल का वाष्पीकरण समुद्र और नदियों से होता है सूर्य के द्वारा, और इससे बादल बनते हैं। फिर कम तापमान पे ये बादल बनते संघनित जल, ये वर्षा या ओले के रूप में पर्वत से टकराते हैं और वर्षा कराते हैं। वाष्पोत्सर्जन पेड़ों से होता है, बादल बनते हैं। ऐसे जल चक्र संतुलित रहता है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं और भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा ये
जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूलरूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। ध्यातव्य है कि मूलरूप मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूलरूपों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूलरूप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके साथ इनमें से कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूलरूप मृदा से चिपके रहते हैं। पैक्टिन के कारण ही मूलरूप मृदा से चिपके रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूलरूपों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला में प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। कम परासरण दाब, मृदा विलयन, कम सांद्रता से मृदा विलयन, जल में कम परासरण दाब, अंतःशोषण, मूलरूप का रिक्तिका रस, मूलरूप, अधिक सांद्रता अधिक परासरण दाब, मूलरूप द्वारा पीड़ित मृदा से जल का अंतःशोषण, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसके अलावा यह कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती, तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूलरूपों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्त भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार वायुमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न कोश, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा श्वसन, तीसरा जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करती है। दूसरा श्वसन, ये होगा। जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं। तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट करिए। ऑप्शन मिलेगा क्या? हाँ, सी 2, 3 और 4। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से ज्वालामुखी ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन ये बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, तो यही नहीं बढ़ाएगा, यही सही आंसर है। जैविक पदार्थों का क्षय ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है, उत्सर्जित करते हैं ज्वालामुखी प्रक्रियाएं। सौर विकिरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सौर विकिरण के कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होता है। जल चक्र को जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर या जल चक्र पर या तापक्रम पर। वायुमंडल की मात्रा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यह ऑप्शन बी वायुमंडल के
नमी पर, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी की मात्रा का निर्धारण करती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा को निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्रा में बढ़ जाती है, बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। अधिक मोलड्रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं या प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलड्रोम नष्ट हो जाते हैं या प्रतिरोपण के दौरान पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसका आंसर है सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलड्रोम नष्ट हो जाते हैं। पौधों के अधिकांश मूलड्रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल में खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जल के मूलड्रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। वायुमंडल रासायनिक संगठक के आधार पर तत्व को यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के पृथ्वी विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018% और हीलियम 0.005%। सबसे कम मीथेन की मात्रा होती है 0.00017%। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाले और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जंतु उन्हें ग्रहण करते हैं और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और पौधे ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ऐसे होता है। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। पृथ्वी के चारों गैसें के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जड़कर, वायुमंडल, जलमंडल। पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु है, वायु एक
यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम आदि गैसें उपस्थित होती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, यह 78.08% होता है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन? तो रेडॉन प्रयोगशाला में बनाई जाती है, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो ये नाइट्रोजन का प्रतिशत है। हवा में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह है तो नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाला वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाला एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये है, शोर का अवशोषण ये है, वायु का प्रदूषण ये नहीं है। ये तो वायु को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन की विमुक्ति ये करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा। जहाँ एक ओर प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धाड़ीय विकास पर्यावरण के संरक्षण को कम करने में सहायक होता है। धाड़ीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धाड़ीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वायुमंडल का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। जबकि गरीबी कम करने में पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धाड़ीय विकास थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवासों का विनाश, जैविक विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है, जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धाड़ीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। अतः धाड़ीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना सही है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन सही है। प्रयुक्त सभी।
प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण के होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन या एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा विनोजन द्वारा पड़कर ढीली पड़कर वितीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज़ के थैलों का प्रयोग। पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, धारणीय विकास है, वातानुकूलन है, कागज़ के थैलों का प्रयोग है। गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारणीय विकास एवं कागज़ के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हो। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज़ के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए थे। इस प्रकार है: गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, तीसरा सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, 8वां सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगीकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना, 15वां मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैविक विविधता के नुकसान पर रोक लगाना, न्यायसंगत, शांतिपूर्ण व सामाजिक समाजों को बढ़ाना, सतत विकास एवं वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों डेवलपमेंट्स गोल्स को निर्धारण किया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति के दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेशों
आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। 150 देशों की सूची में वर्ष 2018 में भारत का स्थान 112वां है, जबकि वर्ष 2017 में भारत 116वें स्थान पर था और 2019 में 115वें स्थान पर है। पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर डेनमार्क। धाड़ीय विकास के कई आयामों में धाड़ीय विकास भी एक पहलू है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 को यूएन द्वारा सतत विकास की वर्ष घोषित किया गया था। 2003 को यूएन द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। 2003 में धाड़ीय विकास की कई आयामों में धाड़ीय कृषि भी एक पहलू है। धाड़ीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण का अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भूमि का एक प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन और मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धाड़ीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ा है। इस हेतु जैविक खाद, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मांग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट हुई हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों, व्यवसायियों की एक संस्था जो मानव के चुनौतियों को समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयोग इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। दो 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की रैंक 115 है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धाड़ीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। धाड़ीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल 2 सही है, ये गलत है, क्योंकि धाड़ीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धाड़ीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह दौड़ है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धाड़ीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। Rio+20 में धाड़ीय विकास को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी बताया 116वां रैंक है। 2019 में 115वां रैंक है, ध्यान रखिएगा। धाड़ीय विकास का अर्थ है ए, आत्मनिर्भरता, या बी, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर लगाना, या भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसमें गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। यह ऑप्शन सही है। धाड़ीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे।
पढ़ते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। यह 18 संस्थाओं से मिलकर 183 देशों ने वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने की सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों, स्थलीय और जलीय को संरक्षित करने में भी भूमिका निभाती है। GEF UNFCCC के तहत अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। इन देशों को नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन की तैयारियों के आयोजन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि 2001 में COP17 की बैठक मराकेश में आयोजित परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान नाओकी इशी है। GEF का संस्थागत ढांचा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस प्रकार है। गाइडेंस ऑपरेशन एक्शन एजेंसीज ये हैं उसके अंतर्गत UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, AFBT, FAO, IADB, IFAD, UNIDO, NIDO, WWF, CIICN, DBSF, DBS, FUB, FUNBIO, BOAD, CAF, EFCO। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल, GEF असेंबली, GEF काउंसिल, ये ऐसे ऑपरेट होते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF जैव विविधता पर अभी समय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा आदि समय, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूनाइटेड नेशनल कॉन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCED, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय एवं पारा एवं मिनीमता अभिसमय कन्वेंशन ऑन मरकरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रिया विधि के रूप में कार्य करता है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन का ऑप्शन ए है। पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन का रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं
विकास सम्मेलन था। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, यह जैविक विविधता पर अधिक समय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अधिक समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। या सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है या जो विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और नीतियों का अंतरण सुकरण करता है, या दोनों, ए और बी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। यह जैविक विविधता पर अधिक समय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अधिक समय के वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। रियो समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जैव विविधता पर अधिक समय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अधिक समय